हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं राघव। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल वेल्थ वेलनेस में, जहां आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, द हिस्ट्री ऑफ मनी, मुद्रा का इतिहास। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा लर्निंग से भरा हुआ और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मुद्रा का इतिहास यानी पैसों के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक में ही छुपा हुआ है मुद्रा का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ मनी, जिसमें दो वर्ड्स हैं, एक हिस्ट्री, दूसरा मनी। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। इतिहास किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे इंसान के डेवलपमेंट का इतिहास, पेड़ पौधे या वनस्पतियों के डेवलपमेंट का इतिहास, उसी तरीके से पैसों के डेवलपमेंट का इतिहास। नो मनी से आज क्रिप्टो करेंसी तक हम कैसे पहुंचे हुए हैं, इसी चीज़ के बारे में आज आप जानेंगे। तो द हिस्ट्री मीन्स इतिहास विषय में जिस चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन किया जाता है। और मनी मीन्स मुद्रा या करेंसी मीन्स मुद्रा। मुद्रा का मतलब क्या है? मुद्रा वह चीज़ है जिससे हम दैनिक जीवन में क्रय विक्रय करते हैं, उसे मुद्रा कहते हैं। और उसी चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। और इस पूरे वीडियो में 9 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, जिससे आपको पूरा बहुत ही गहराई से और बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी होगी। और इसके अलावा आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुद्रा के इतिहास को लेकर के। तो 9 पॉइंट क्या चीज़ है? पहला पॉइंट है अर्ली बार्टरिंग सिस्टम, प्राचीन वस्तु विनिमय। जब पैसे का आविष्कार ही नहीं हुआ था धरती पर, तब कैसे चलता था ये दुनिया, कैसे थी लोगों की जिंदगी, वहाँ से लेकर के हम स्टार्टिंग करेंगे अर्ली बार्टरिंग सिस्टम, प्राचीन वस्तु विनिमय। दूसरे टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इमरजेंस ऑफ कमोडिटीज। इमरजेंस ऑफ कमोडिटीज मतलब कि सामग्रियों का उदय, सामग्रियों का उदय। तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है इनोवेशन ऑफ कॉइन्स, सिक्कों का निर्माण कैसे हुआ, सिक्के कैसे चलन में आए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक चौथा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी। इंट्रोडक्शन ऑफ पेपर मनी यानी सिक्कों के बाद पेपर मनी कैसे चलन में आई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे है डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। आज जो बैंकिंग सिस्टम आप देख रहे हैं, आधुनिक जो बैंकिंग सिस्टम है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। अगला चीज में आप देखेंगे, छठवां टॉपिक जो हमारा होगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। जो केंद्रीय बैंक है उसका स्थापना कैसे हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। अगला चीज आप देखेंगे, ट्रांजिशन ऑफ फिएट मनी। फिएट मनी क्या चीज है और वो चीज क्या होती है, उस फिएट मनी के बारे में भी हम जानेंगे। और लास्ट नॉट द लिस्ट, 9वां पॉइंट जो है, उसमें आप देखेंगे इमरजेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो ये 9 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले टॉपिक ऊपर, जिसका नाम है अर्ली बार्टरिंग सिस्टम। अर्ली बार्टरिंग सिस्टम को बोलते हैं वस्तु विनिमय।
यानी आज से 17,000 साल पहले जब इंसान गुफाओं में, कंदराओं में अपने जीवन को व्यतीत करता था, तब उसके कोई बहुत बड़े बड़े सपने नहीं थे, उसके कोई बहुत बड़े ड्रीम्स नहीं थे, उसे किसी को दिखाना नहीं था अपने स्टेटस के बारे में, क्योंकि उस समय ऐसा कुछ था नहीं। उस वक्त इंसान अपनी पेट की भूख को शांत करने के लिए शिकार पे निकलते थे, दिन भर मेहनत करते थे, शिकार करते थे और शिकार को लाते थे जिससे अपना वो पेट भरते थे। लेकिन आप जानते हैं, शिकार एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन तो नहीं मिलती, लेकिन उनका एक चीज़ से डेली सामना होता था, जो थी वो पेट की भूख। यानी भूख तो आपको डेली लगना है, शिकार आपको मिले या ना मिले। ऐसे सिचुएशन में लोग छीना झपटी, लूटपाट, मारपीट करके जो पावरफुल होते थे वो तो अपना पेट भर लेते थे, लेकिन जो कमज़ोर होते थे उन्हें भूखे रहना पड़ता था। इस तरीके से जैसे मानव धीरे धीरे विकसित किया, उसका विकास हुआ, उन लोगों ने महसूस किया कि ये चीज़ें रोज़ संभव नहीं हैं। इसलिए उन्होंने अपनी गुफाओं से, अपने कबीलों से निकल करके दूसरे कबीलों वालों से वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना शुरू किया, लेन देन शुरू किया। उसी चीज़ को बोलते हैं अर्ली बार्टरिंग सिस्टम, यानी प्राचीन वस्तु विनिमय सिस्टम। इस अर्ली बार्टरिंग सिस्टम में जिन चीज़ों का लेन देन किया जाता था वो चीज़ें कच्चा मांस, औजार, कुछ और पुराने, ठीक है, कौड़ियाँ, ये तमाम सारे समुद्र से निकले हुए सी खोल्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, अल्कोहल, ये सब चीज़ें लोग एक दूसरे से लेन देन करते थे। लेकिन इस सिस्टम की, जो अर्ली बार्टरिंग सिस्टम है, इसकी बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों के बारे में अगर आपको जानना है तो आइए हम जानते हैं उस बार्टरिंग सिस्टम की क्या कमियां थी। तो 5 ऐसी कमजोरियां थी जो अर्ली बार्टरिंग सिस्टम या वस्तु विनिमय में होती थी। नंबर 1, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, जिसको बोलते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। कि जो चीज़ हमें चाहिए वो चीज़ किसी के पास है, उसे मुझे ढूंढना पड़ेगा, और जो चीज़ मेरे पास है उसे किसको चाहिए उसे भी हमें ढूंढना पड़ेगा। आपके पास अगर खाने की सामग्री है, मेरे पास अगर हथियार है, तो अगर आप मेरे चीज़ को और मैं आपकी चीज़ों को लेने के लिए इच्छुक हूँ, तभी हमारे और आपके बीच में वस्तु विनिमय हो सकता है। लेकिन जो चीज़ आपके पास में है, अगर संयोग से वही चीज़ मेरे पास में भी है, तो हम एक दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव होना एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। दूसरा चीज था मूल्य के समान माप का अभाव, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। कि मतलब जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ और जो चीज़ें आप हमें दे रहे हैं, उसकी कोई माप तौल नहीं थी कि कितनी चीज़ों के बदले में कितनी चीज़ें देना है या कितनी चीज़ें लेना है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तीसरा चीज़ था कुछ वस्तुएं जो थी अविभाज्य थी, जिसको बोलते हैं इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स। कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सचेंज करने के दौरान विभाजित नहीं की जा सकती थी, उसको आप बांट नहीं सकते थे। जैसे गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें थी जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। और चीज़ें हैं डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स। डिफ़िकल्टी इन मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स, कुछ चीज़ें तो पेमेंट के सिस्टम में भी प्रॉब्लम थी। जैसे अगर हमें आपने एक घर खरीदना है और उसके बदले में अगर हमारे पास बहुत सारा अनाज है, वो अनाज को हमें आपको देना है, तो कितने अनाज देना होगा? लाख, 10 लाख, करोड़, ट्रिलियन, कितने पीस, उसकी काउंटिंग में ही जिंदगी चली जाएगी।
तो उसके माप में भी प्रॉब्लम थी और आस्थगित भुगतान में भी कठिनाई होती थी। सबसे बड़ी जो कठिनाई थी, उस समय कोई फ्रिज नहीं था, कोई ऐसा इनोवेशन नहीं था, इसलिए जो भी चीज़ उनके पास गुड्स होता था वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। स्टोरेज की प्रॉब्लम थी, तो ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि कोई भी चीज़ को अगर वो शिकार करते थे तो उसे लंबे समय तक स्टोर करके वो रख नहीं सकते थे, वो ख़राब हो जाया करता था। या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें होती थी तो ख़राब हो जाया करती थी। इसलिए ये 5 सबसे बड़े ड्रॉबैक्स हैं जिसके द्वारा बार्टरिंग सिस्टम फेल होता नज़र आ रहा था। जो दूसरे सिस्टम का शुरुआत हुआ उसे बोलते हैं इमरजेंस ऑफ कमोडिटीज़। इमरजेंस ऑफ कमोडिटीज़। लोगों ने, उस समय के लोगों ने आगे जब खेती बाड़ी करना शुरू किया, जब उनके पास में क्या है और तमाम सारी चीज़ों को उपजाने लगे, तो उनको एक सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि ये याद रखना मुश्किल होने लगा उन्हें किसको क्या चीज़ देना है और किससे क्या चीज़ लेना है। इसलिए उस वक्त के इंसानों ने क्ले से बने हुए स्लेटों पर कुछ चिन्हों के माध्यम से, कुछ सिंबल के माध्यम से, कुछ अपनी भाषाओं के माध्यम से उसका हिसाब किताब रखना शुरू किया, जिससे अकाउंटिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। और उसके बाद इमरजेंस ऑफ कमोडिटीज़, यानी कमोडिटीज़ सामग्रियां जिसको बोलते हैं, उसका उदय हुआ, जिसको इस वस्तु विनिमय के जगह पे इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये सभी को चाहिए होती थी और इसे कोई भी ले सकता था। इसलिए इनको जो ये 5 ड्रॉबैक्स थे, उस 5 ड्रॉबैक्स को दूर करने में राहत मिली। तो क्या है कमोडिटी? कमोडिटी किसे कहते हैं? कमोडिटीज क्या होता है, इसकी अगर आप डेफिनेशन जानेंगे तो कमोडिटी मनी वह पैसा है जिसका मूल्य उस वस्तु से आता है जिस चीज़ से वो बनी होती है। कमोडिटी मनी वह पैसा है जिसका मूल्य उस चीज़ से आता है जिस चीज़ से वो बनी होती है। और इसी बड़ी चीज़ है, कमोडिटी मनी में ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिसका स्वयं में मूल्य होता है, और जब कोई चीज़ उससे परचेज किया जाता है तो उसका भी मूल्य होता है। कमोडिटी मनी वो चीज़ होती है जिसका खुद में अपना एक वैल्यू होती है, अपनी एक मूल्य होती है, अपनी एक कीमत होती है, और जब उस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ हम खरीदते हैं या परचेज करते हैं तो उस चीज़ की भी वैल्यू होती है, उसकी भी कीमत होती है, वो चीज़ होती है कमोडिटी। एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो एल्कोहल, कोका बीन्स, गोल्ड, सिल्वर, सी सेल्स जिसको आप बोलते हैं कौड़ियाँ, तो टी है, टोबैको है। यहाँ तक कि उस ज़माने में इंसानों को भी कमोडिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जिसे उस वक्त में स्लेब्स या गुलाम खाते थे। लोग इंसानों को भी गिरवी रख करके या इंसानों को भी बेच करके उससे भी अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीदा करते थे। और तीसरा चीज़ है इनोवेशन ऑफ द कॉइन्स। इनोवेशन ऑफ द कॉइन्स यानी सिक्कों का आविष्कार। सिक्के कैसे बने, और उस सिक्कों के आविष्कार में ग्रीस में सबसे पहले सोने और चांदी के सिक्के चलन में थे। 1000 BC में चाइना में व्यापार करने के लिए सिक्कों का निर्माण किया गया। भारत में शेरशाह सूरी के ज़माने से ही सिक्कों का चलन था, और सिक्के का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स है, सिक्के क्यों चलन से बाहर हुए या सिक्के क्यों नहीं आगे ग्रोथ किए, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उस समय ये था कि सिक्कों को रखने में सबसे बड़ी समस्या होती थी, उनका स्टोरेज प्रॉब्लम। साथ में कैरी करने में प्रॉब्लम होता था कि कहीं अगर लेके जा रहे हैं तो चोरी होने का, गिर जाने का या लूटपाट होने का डर था। और सिक्कों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी गिनने की समस्या। अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसको गिनने में भी बहुत प्रॉब्लम होता था। ये ड्रॉबैक्स थे। इस ड्रॉबैक्स की वजह से सिक्कों से आगे इंसानों ने सोचना शुरू किया, और सिक्कों से आगे चौथा चीज़ है इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर मनी। पेपर मनी
तंग डायनेस्टी में 11वीं शताब्दी में चाइना में पेपर मनी का आविष्कार हुआ। चाइनीज में 11वीं शताब्दी में पेपर मनी का निर्माण किया गया। 17वीं शताब्दी में यूरोप और दुनिया के और देशों में पेपर मनी फैली। 1770 में पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में पेपर मनी बनी हमारे भारत में। और इस तरीके से पेपर मनी के निर्माण के बाद वहाँ के सम्राट, चाइना के सम्राट ने लोगों से आग्रह किया कि वो अपने सिक्के हमारी बैंकों में, उन्होंने बैंक का निर्माण किया, हमारी बैंकों में जमा करके पेपर मनी ले सकते हैं, उससे अपना व्यापार कर सकते हैं, जिससे जो सिक्कों के ड्रॉबैक्स थे, जिनको कैरी करना, स्टोर करना या लूटपाट का डर था, या कहीं खो जाने, गिर जाने का डर था, या उसको गिनने में प्रॉब्लम होती थी, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इस बैंकिंग सिस्टम के आने के बाद लोगों को काफ़ी अच्छा लगा और लोगों ने अपने सिक्के ले जा करके बैंक को देने लगे और बैंक उन्हें एक कागज़ का टुकड़ा देते थे जिस पे लिखा रहा था IOU। हिंदी में इसको बोलते हैं मैं आपका कर्जदार हूँ। मतलब इस पेपर को कभी भी वापस करके अपने सिक्के आप वापस ले जा सकते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस पेपर मनी को छापने पे कोई प्रतिबंध नहीं था, कोई लिमिटेशंस नहीं थी, जितना चाहे छाप सकते थे। लोगों ने अपने सिक्के जमा करके पेपर मनी इसलिए लेते थे क्योंकि उनको भी एक डर था कि हम इसे कैसे स्टोर करेंगे, कैसे कैरी करेंगे, कैसे रखेंगे। इससे तो आसान है, बैंक हमारा पैसा या हमारा सिक्के सुरक्षित रखेगा, उसके बदले में वो पेपर मनी ले करके सब जगह भ्रमण करते थे, जिसको गिनना आसान होता था, कैरी करना आसान होता था, उससे वो बस्तियों को लेन देन का माध्यम बना लेते थे। लेकिन तभी कुछ समय के बाद धीरे धीरे मालूम पड़ा कि मार्केट में उस पेपर मनी की वैल्यू काफ़ी गिरती जा रही है। मीन्स इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। ये वक्त ऐसा आया कि मार्केट में इतना ज़्यादा पेपर मनी फैल गया जितने कि बैंक में सिक्के भी नहीं थे। तब लोगों को एक जागरूकता मन में आई और लोगों ने उस पेपर मनी को वापस करके अपने सिक्के लेने के लिए बैंक की तरफ चल पड़े। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्हें मालूम पड़ा कि उनके बैंक में रखे हुए सिक्के वहाँ नहीं थे। और इस तरीके से लोगों का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ गया और लोगों ने अपने पैसे अपने घरों में या अपने चुने हुए स्थानों पर रखना शुरू कर दिया स्टोर करके। और जब पैसे मार्केट में फ्लो करना बंद कर दिए तो उससे भी बड़ी समस्या आ खड़ी हुई कि पैसों का फ्लो रुक जाना मतलब पूरी अर्थव्यवस्था को रुक जाना। 5 नंबर पे है डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम, जिसमें लोग अपने सिक्के बैंक को देते थे और वहाँ से पेपर मनी लेते थे और उस पेपर मनी से अपना कारोबार करते थे। लेकिन जब बैंकों में सिक्के कम हुए, कैसे? क्योंकि बैंक कैसे कमाता है पैसा? बैंक आप जो पैसा रखते हैं उस पैसे को बैंक लोन दे करके उससे इंटरेस्ट कमा करके वो खुद भी कमाता है और आपको भी इंटरेस्ट देता है, बहुत मामूली सा। बैंक कभी भी पैसे बैंक के अंदर रख करके नहीं बना सकता। बैंक अपने पैसे जो आप देते हैं उसको अलग अलग मद में लोन दे करके या कर्ज दे करके उससे और पैसे क्रिएट करता है। जब लोगों ने पैसे अपने पास रखने लगे और बैंकों को देना बंद कर दिया तो दुनिया में और ज़्यादा समस्या आ गई। इस समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन में एक नया लॉ, एक नया कानून पारित हुआ। ब्रिटेन ने एक कानून पारित किया कि हम उतने ही पेपर मनी छापेंगे जितना हमारे पास बैंक में पैसे हैं, गोल्ड हैं, कॉइन्स हैं, उतने ही हम पेपर मनी छापेंगे। उससे होगा क्या कि हम कर्ज भी एक संतुलन में दे पाएंगे और मार्केट में पेपर मनी भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए
ब्रिटेन ने एक फार्मूला दिया जिसको बोलते हैं पेपर मनी इज इक्वल टू गोल्ड। पेपर मनी इज इक्वल टू गोल्ड, यानी उतना ही पेपर मनी हम छापेंगे जितना गोल्ड हमारे रिजर्व में रखा होगा। ये सिस्टम बहुत अच्छा था, इससे सारी दुनिया ने अपनाया। और देश में पैसा ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन होता है, अगर पैसा मार्केट में या देश में कम हो तो डिफ्लेशन होता है। दोनों स्थिति बहुत ख़राब होती है। इस दोनों चीज़ों को बैलेंस बना करके रखना ही बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा काम होता है। तो आगे 1930 में 1930 में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, जिससे कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सिक्कों को यानी गोल्ड को डॉलर से, यानी जैसे पेपर मनी थी वहाँ पे डॉलर, उसको संबंध खत्म कर दिया। अब क्या था, उस डॉलर का या पेपर मनी का गोल्ड से कोई लेना देना नहीं था। अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी अपने आप में, वो कुछ भी नहीं था। वहीं से एक अलग बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसको पॉइंट में शामिल किया गया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम। सेंट्रल बैंक कौन बनाया? अमेरिका। उसको इन्फ्लेशन ना बढ़े उसको रोकने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक ऑफ फेड का निर्माण किया। सेंट्रल बैंक ऑफ फेड क्या करता था? ये रेगुलेट करता था कि मार्केट में या किसी देश में, किसी मुल्क में पैसे ना ज़्यादा हो ना कम, क्योंकि ज़्यादा होने पे इन्फ्लेशन, कम होने पे डिफ्लेशन। इसलिए सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम की स्थापना हुई, जिसे अमेरिका ने किया। उसका काम था रेगुलेशन ऑफ द मनी सर्कुलेशन इन द कंट्री। और हमारा 7वां टॉपिक है जिसे बोलते हैं फिएट मनी। क्या है फिएट मनी? आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। फिएट मनी की परिभाषा बहुत सिंपल है दोस्तों। यह एक प्रकार की मुद्रा है जो सरकार द्वारा जारी की जाती है। फिएट मनी सरकार द्वारा जारी की गई एक तरह की मुद्रा है, और जो किसी भी भौतिक माल के साथ संबंधित नहीं है। फिएट मनी एक तरीके की मुद्रा है जिसे सरकार पारित करती है, या सरकार जो है उसको वैल्यू देती है, समर्थित करती है, और इसका फिजिकल मनी के साथ या किसी वस्तु के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे सोना और चांदी से कोई लेना नहीं होता है आज के नोट का। ये नोट की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इसका मूल्य उन लोगों की आस्था और विश्वास से प्राप्त होता है जो सरकार में और उस अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं जो इसे जारी करता है। तो समझ गए कि जो फिएट मनी है वो सिर्फ एक पेपर मनी है। इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। इसका कमोडिटीज या जो गोल्ड है, ठीक है, या जो आपका सिल्वर है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। और इस फिएट मनी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स क्या है कि इसका मूल्य उन लोगों की आस्था और विश्वास से प्राप्त होता है जो उस सरकार, यानी किसी देश की जो सरकार और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो विश्वास करते हैं, जो इसे जारी करती है। यानी अगर 100 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 2000 रुपये जो भी है, ये जो नोट है उसे सरकार ने जारी किया है। कहीं डॉलर चलता है, कहीं रुपया चलता है, कहीं दिनार चलता है, कहीं कुछ चलता है। इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है। ये सब की सब एक फिएट मनी है। इसकी जो वैल्यू है वहाँ के जो लोग होते हैं उनकी आस्था और विश्वास के दम पर इसकी कीमत है, नहीं तो इसकी जो है कोई वैल्यू नहीं है। आगे फिर हमारा 8वां सिस्टम है, यानी जो 8वां पॉइंट है वो है राइज ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन। राइज ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब इस फिएट मनी के दौर में कौन मोटी मोटी गड्डियाँ जेब में लेकर के घूमे, इससे भी आगे इंसान ने सोचना शुरू किया
तब आठवीं चीज़ का निर्माण हुआ जिसे बोलते हैं राइज ऑफ द डिजिटल ट्रांजैक्शंस। डिजिटल ट्रांजैक्शंस क्या है कि इसमें बैंकों की ज़रूरत नहीं होती। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में आपका पैसा होता है और जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं या जिससे आप लेन देन करना चाहते हैं, पलक झपकते सेकेंडों में, नैनो सेकेंड में कुछ स्टेप्स के माध्यम से आप पैसा सेंड कर देते हैं। इसमें बैंकों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इंसान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसीज, मोबाइल सेट, इसके माध्यम से अपने डिजिटल वॉलेट से दूसरे के डिजिटल वॉलेट में पैसों को सेकेंडों में ट्रांसफ़र करता है। और आपका नौवां चीज़ है, इससे भी ऊपर एक महान व्यक्ति ने, जो चाइनीज व्यक्ति थे, सतोशी नाकामोटो, 2009 में उन्होंने एक सबसे टॉप लेवल की चीज़ का निर्माण किया जिसको बोलते हैं एमरजेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। एमरजेंस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या चीज़ है? ये डिजिटल पेमेंट से भी हाई चीज़ है। ये भी एक तरीका का डिजिटल मनी है जो इसे आप कुछ समय पहले तक कोई वैल्यू नहीं मिलती थी। गवर्नमेंट इसको कोई लेन देन का माध्यम भी नहीं मानती थी, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट को भी समझ में आ रहा है कि अगर बहुत सारा पेपर मनी छापने से हमें बचना है, अगर बहुत सारे जो है घूसखोरी, चोरी या बहुत सारे क्राइम से अगर हमको बचना है, तो हमें इस क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से, जो कि डिजिटल पेमेंट से भी ऊपर है, जिनको हैक करना इम्पॉसिबल है और जिन्हें हमें छापने की भी ज़रूरत नहीं है, जिसमें हमारा कोई पेपर भी लॉस नहीं होगा और बहुत सारे हमें मशीनें टक्सा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको सिर्फ कुछ क्लिक के माध्यम से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। इस क्रिप्टो करेंसीज का निर्माण जब 2009 में सतोशी नाकामोटो जी के द्वारा किया गया, तब इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है और इससे काफ़ी लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, इससे लोग व्यापार भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने इसको अपने टैक्स स्लैब में शामिल कर लिया है। मीन्स इस पे भी टैक्स लिया जाता है अगर आप इसके माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप अर्निंग करते हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से नो मनी से क्रिप्टो करेंसी तक द हिस्ट्री ऑफ मनी का जो सफ़र है ये बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप ये समझिए कि इस तरीके से आपके पैसे का विकास हुआ और आप बेहतरीन, इससे भी अच्छी, इससे भी ज़बरदस्त, इससे भी रुचिकर अगर वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।